दोनों गठबंधन में देखिए, कांग्रेस को कोई डर नहीं है। अरे, मानी हुई बात है, कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर, कांग्रेस हो या महागठबंधन, इन लोगों को पता नहीं क्या इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद भी नमूआ तो वही रहेगा ना। सबसे ज्यादा दल रहेंगे आरजेडी के विधायक, तो फिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज करें ये लोग या कल करें कोई, हमको नहीं लगता है कि इन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ के मेरे दिमाग से ऊपर की बात। जहां एनडीए की बात है तो सब लोग कह रहा है, अमित शाह को छोड़ के और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दो बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन लोगों के मुंह से आज तक नहीं सुनने को मिला। सही बात है जी। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज हम बिहार पे चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव बिगुल बच चुकी है और शायद सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हो चुके हैं, साथ में वोटर्स भी। तो हम शुरू करने के पहले अपने मित्र और सीनियर जर्नलिस्ट साकेत बिहारी सिन्हा जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, आपको ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है वो बताने के लिए। पर उसके पहले मैं आपके साथ और साकेत जी के साथ भी, अगर इसमें थोड़ा भी डिफरेंसेस हो तो साकेत जी क्लियर कर दीजिएगा, फैक्ट शीट शेयर करना चाहता हूं इस चुनाव को लेकर कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। इस चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हो चुकी है और शायद इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मात्र 6 दिन मिलेंगे नामांकन के लिए, क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार आ जाता है। क्योंकि 17 नामांकन की अंतिम तारीख है 17 अक्टूबर और नामांकन पत्रों की जांच होगी 18 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण में चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन के लिए मात्र 6 दिन ही मिल रहे हैं। साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में जिन 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है वो कहां कहां हो रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा, ये डिस्ट्रिक्ट्स में 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव होगा, जो कि 6 तारीख को होना है, 6 नवंबर। अब थोड़ा समय और आपका मैं लूंगा ये बताने के लिए कि इन 121 विधानसभा सीटों पे किनकी पकड़ थी 2020 के चुनाव में। तो देखने में यही आया है कि 62 सीटों पर एनडीए की पकड़ थी और 59 सीट्स पे महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस सम्मिलित की पकड़ थी। मैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के फिगर्स को फैक्ट शीट में नहीं लाना चाहता, क्योंकि लड़ाई दो ही गठबंधन की है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। साथ में जन स्वराज पहली बार इस चुनाव में उतरा है, शायद 1-2 सीट या ना भी मिले। तो हम ग्राउंड जीरो और ग्राउंड रियलिटी की जानकारी के लिए साकेत जी के पास जाएंगे, जहां हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, और साथ में क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो घमासान जारी है सीट्स को लेकर, यानी कि महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के बीच, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी, पासवान जी की जो के पुत्र दिल्ली भी आए थे, मिलकर गए हैं, किसको कितने सीट्स पे लड़ने की आजादी होगी या फिर शैडो बॉक्सिंग ही चलेगा। इसी पे चलते हैं हम साकेत जी के पास। साकेत जी, आप डिटेल में बताएं कि क्या है बिहार की स्थिति आज की तारीख में और क्या है चुनाव की रणनीति इन पॉलिटिकल पार्टीज की, और साथ में वोटर्स का क्या सोचना है। जी साकेत जी। अजय जी नमस्कार। आपने चर्चा की महागठबंधन
और एनडीए गठबंधन के बीच टिकटों को लेकर के मारामारी की। तो अभी तक की स्थिति ये है कि एनडीए गठबंधन में लगभग सीटों पर सहमति बन चुकी, लगभग। एक थोड़ा बहुत जीत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। आपने देखा होगा, उन्होंने ट्वीट करके पहले डिमांड किया कि हमको 15 ग्राम, मतलब महाभारत के की याद दिला दी उन्होंने। पांडवों पांच ने पांच 5 ग्राम पांच मांगा ग्राम था। हाँ, 5 ग्राम पांडवों ने मांगा, इन्होंने 15 ग्राम। और एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं भीख मांग रहा हूं अपने पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने। शायद बुजुर्ग नेता हैं, 80 पार कर चुके हैं, उनको पता नहीं है या बुजुर्गियत का असर हो गया है कि भीख मांगने से भीख मिलता नहीं। तो हमको नहीं लगता है कि मांझी जी को 15 सीट मिलने जा रहा। हालांकि कल, यानी वो अपने लोगों की बैठक बुलाए है, आज बुलाए हैं अपनी लोगों की बैठक, और संभवतः कल तक वो अपने निर्णय पर आ जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की जो बात थी, तो चिराग पासवान तो भाई शुरू से कहते रहे कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से अलग नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री मेरे सर्वे सर्वा हैं। और इस एनडीए में जाने के लिए, आपको याद होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, 2014 के चुनाव के पहले चिराग पासवान अपने पिता श्री रामविलास पासवान पर बहुत जोर लगाए थे कि एनडीए में शामिल होने। मेरे मित्र हैं रामविलास जी, खुद रामविलास जी ने मुझको कहा, एक बार मैं उनसे मिलने गया तो, कि भाई हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान एकदम अड़े हुए हैं, आप उसको समझाइए। हमने भाई जब बाप का बात नहीं मान रहे हैं तो बाप के मित्र का बात मानेंगे है। तो उस समय से वो हनुमान बने हुए हैं। अंततः रामविलास जी को पुत्र के कारण जाना पड़ा है एनडीए में, और बने हुए हैं समय समय पर। पिछला 2020 का भी इलेक्शन आपको याद होगा, जी। जो वो जहां जहां से भी चुनाव लड़े, एक भी जगह से बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ में उनके कैंडिडेट नहीं थे। सारे जगह वही उन्होंने टिकट दिया जहां नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू के उम्मीदवार थे। उसका खामियाजा जदयू को उठाना पड़ा। तो यह उम्मीद जो बहुतेरे लोग कर रहे थे कि शायद इस बार चिराग पासवान अलग हो जाएंगे, हमको शुरू से इसकी उम्मीद नहीं थी। हमको नहीं लग रहा था कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होंगे। जी। और अंततः वही हुआ। कल से और आज तक, मतलब 24 घंटे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को 4 बार चिराग पासवान से मिलना, ये थोड़ा गिव एंड टेक का मामला। अंततः हमको लगता है कि 22-23 सीट पर उनके साथ समझौता हो जाए। मेन दिक्कत थी, कुछ सीट वैसे वो मांग रहे थे जिस पर बीजेपी का जो सीट है या जदयू का सीट है। अब देखना ये बाकी है कि उस पर क्या वो लचीला रुख अख्तियार किए, अलग, मतलब उसको, उस सीट को छोड़ रहे हैं या उस पर अभी भी बने हुए हैं। लेकिन मेरे सोर्स बता रहे हैं कि चिराग पासवान मान चुके हैं। कल आज पटना में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर।
टिकट बंटवारों को लेकर के, और मोटा मोटी ये फाइनल हो गया। आज शाम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं, रात में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। कल हमको लगता है कि मुलाकात, एक विस्तृत बैठक होगी वहां, और उस बैठक के बाद हमको लगता है परसों यानी 12 तारीख को पटना में सुबह के जहाज से बड़े नेता आए पटना, और 11-12 बजे के आसपास टिकट की घोषणा, किसको कहां से टिकट कौन लड़ेगा, इसकी कर दी जाएगी। रही बात महागठबंधन की, भाई महागठबंधन में भी माथा फुटौल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, कल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पटना है, उन्होंने आरजेडी को एक तरह से चेतावनी दी कि आप जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मामला फरिया लीजिए, और नहीं तो हमारे लोग जो फर्स्ट फेज का 121 जो आपने बताया जगह चुनाव होने, नामांकन आज से शुरू हो, तो हमारे लोग नामांकन करें। यह आरजेडी पर दबाव डालने की, जिसका नतीजा आज आरजेडी संसदीय दल की बैठक हुई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर, और उस बैठक में आरजेडी के संसदीय दल के तमाम नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया टिकट बंटवारे को लेकर। तो अब गेंद जो है लालू जी के पाले में, और लालू जी कितने बड़े राजनेता हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि महागठबंधन में भी कल से लेके परसों तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, और हमको लगता है कि परसों महागठबंधन के लोग भी, क्योंकि हमको लगा हमको लगा कि चूंकि कल शनिवार है, और हिंदू धर्म में शनिवार को कहा जाता है कि शनिचरा चढ़ जाएगा, इसलिए शनिवार को बढ़िया काम नहीं करना चाहिए। कल छोड़ करके परसों महागठबंधन और गठबंधन एनडीए के लोग टिकट का फाइनल कर देंगे। जी, मुद्दों की बात बताएं आप, क्या क्या इश्यूज हैं आज की तारीख में जनता के बीच और पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, 3 मुद्दे तो ऐसे भी हमेशा बिहार में रहता है, एक जातीय है, एक करप्शन है, और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावे आम जनता के बीच किस मुद्दे पे आम जनता संगठित होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा सकती है या नहीं जा सकती? देखिए, आम जनता संगठित नहीं होगी। आप जानते हैं बिहार क्या, बिहार का लीजिए, यूपी का लीजिए, और कमोबेश पूरे देश में जाति आधारित वोट होता है। तो हम जात के आधार पर बटे। कहने के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई, और ये सब चुनाव में कहने की बात हो जाए तक रह जाती है। अंततः वोट जो पड़ता है वह जात के आधार पर ही पड़ता है। जातीय गोलबंदी धीरे धीरे वोटिंग के दिन तक जात के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तय कर लेते हैं कि हमको फलाना पार्टी को सपोर्ट करना है और हमको फलाना। यहाँ जातीय गोलबंदी से ऊपर उठकर, चाहे आजकल अपराध भी बढ़े हैं पटना में, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, बेरोजगारी तो है ही, तो ये चर्चा हमको लगता है कि गौण हो जाएगा जात के आधार। एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो इस बार ऐसे तो पूरे देश में देखा जाता है, पर बिहार में इस चुनाव में कुछ खास तरीके से सामने आ रहा है, वो है वंशवाद। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से मुखर रही है वंशवाद के खिलाफ, उनके ही 10 नेता जो 70 साल क्रॉस कर गए हैं, विधायक, पूर्व मंत्री या अभी भी
कहीं ना कहीं स्थापित हैं, वो अपने बेटे, बेटी या पत्नी के लिए सीट तलाश रहे हैं उन्हीं कंस्टिट्यूएंसी से, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं 75 और 70 वाला मामला बीजेपी में ना आ जाए और उनके टिकट्स ना काट दिए जाए, तो अब अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, अपने पत्नी को सामने रख रहे हैं, जैसा कि पहले होता था राजा महाराजाओं के टाइम में, कि राजा चुन ले लेता था राजकुमार कौन होगा और उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा। क्या यही स्थिति बिहार में भी देखी जा रही है? क्योंकि देश में तो देखा ही गया कुछ जगहों पर, खासकर कांग्रेस में भी था, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से इसके खिलाफ रही है, पिछले 10-15 सालों में देखा गया कि सारे उन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया जो 2014 के पहले वो लड़ते थे और उठाते थे। वंशवाद एक उसमें एक प्रमुख मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि जनता इस चीज को समझ रही है? क्या जनता ही वंशवाद को सपोर्ट करेगा? क्या पार्टीज में ऐसा होना चाहिए? क्या देश या बिहार की राजनीति के लिए ये अच्छा होगा? जी साकिब जी। देखिए जय जी, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी, 14 के पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी। दोनों में बहुत अंतर हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि 14 से आज तक गंगा का पानी बहुत बह गया, कहाँ से बह करके और समुद्र के ये में चला गया, उसी तरह वही स्थिति अभी है। अब वाजपेयी जी की पार्टी के समय की पार्टी की तुलना आज के पार्टी से नहीं की जा सकती। इसीलिए अब आपने कहा ना वंशवाद, तो आज वंशवाद तो बीजेपी में भी उसी तरह से है। अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, मतलब कितना गिनाए, सबके बेटा बेटी राजनीति में, और ये सक्रिय लोग हैं, और कहीं सांसद कोई बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई नहीं तो आयोग में चला जा रहा है। तो ये वंशवाद की जो प्रवृत्ति कांग्रेस के समय से चली आ रही, वो कमोबेश चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, सबों में समाहित है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस में वंशवाद बहुत ज्यादा है, बीजेपी में कम है। एक आध आगे पीछे, अब उसने गिनने बैठा जाए तो एक आध आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं इसमें। एक सेकंड, एक मेरे पास वायरल था, पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें, 27%, 27% मेल नेताओं में और 57% महिलाओं में ये वंशवाद राजनीति में देखने को मिल रहा है, बिहार में खासकर। सही कहा आपने, वंशवाद तो सब जगह है। और जहां तक जनता को इससे हम लगातार 77 से संसदीय राजनीति को जो नजदीक से देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि भारत की जनता या बिहार को जनता से इससे फर्क पड़ता है कि अमुक नेता अपने पुत्र को टिकट दे दिया इसलिए उसको हरवा देना। वंशवाद जनता के बीच में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि फलनवा मेरे जात का है, इसलिए हमको उसके पीछे लाठी लेकर के खड़ा होना है, उसको जितवा देना। उसके कैरेक्टर को नहीं देखना, उसके चाल चलन को नहीं देखना है, उसकी क्या भूमिका रही है अभी तक समाज सेवा में, इसको जनता नहीं देखती है। बस ये देख रही है कि हमारे जात का नेता कौन है। और यही कारण है, बिहार हो या देश के अन्य भागों के लोग जो सफर कर रहे हैं, क्योंकि जब जात पर आप बह जाइएगा तो नेता जो है हमारे जात के था तो जाएगा कहाँ? वो भी निश्चिंत है कि इस क्षेत्र में हमारी जाति की इतनी संख्या है, तो हमको छोड़ करके दूसरे को थोड़े देगा। तो वो आपके लिए सोचेगा क्या? अगर उसको डर रहेगा कि नहीं भाई, हमारे जात वाला भी हमारा विरोध कर सकता है, हमारे खिलाफ में दूसरे को टिकट वोट कर सकता है,
तो जब डर रहेगा तो वो चुनाव जीतने के बाद आपके लिए सोचेगा, आपके लिए कुछ काम करेगा। तो यही कारण है ना कि नेता अपने कमाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। पहले के जमाने के हम लोग शुरू में जब देखते थे कि कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन किए 1974 में, जेल गए, लाठी खाए, सब कुछ किए, हम कभी कभी सोचते हैं कि पहले की कांग्रेस और आज के लोग में कितना अंतर। पहले कांग्रेस का कोई मंत्री जिला में चला जाता था तो अजय जी जिला स्तरीय अपने नेताओं को, अफसरों को बता देता था कि अमुक अमुक देखिए ये चेहरा पहचान लीजिए भाई, ये मेरे दल के लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं। और उसका काम, उन लोगों का काम अपना काम धाम करा करके और अपना रोजी रोटी कर लेता था, 2 पैसा कमा लेता था सब। आज स्थिति ये है कि आप किसी खास मंत्री के प्रिय भी रहें, आप जाएं कि भाई हमारा ये काम है जरा कर दीजिए, मंत्री जी की उम्मीद होती है कि हमको जरा नगर नारायण का दर्शन करा दे। मतलब उस समय और इस समय में कहाँ जमीन आसमान में अंतर हो गया। यह सोचिए, उस समय कांग्रेस के मंत्री जाते थे तो वर्करों का ध्यान रखते थे। आज तो सीधे मंत्री गया जिला में, अफसर से मिला, अफसर से जुट टूक हुआ, जो भी लेन देन या जो भी काम हुआ उस लेके चलाया। जो कार्यकर्ता वो अपना बाहर नेताजी के जिंदाबाद जिंदाबाद करते रह जाते। तो ये अंतर इसीलिए आया कि हम जात पर बटे, कार्यकर्ता हो चाहे नहीं, सब कोई जात पर बट गया। और जिसका खामियाजा आज देश की जनता को, बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मंत्री सुनता ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक कास्ट की बहुलता है, उस कास्ट का लोग, अगर हम उस कास्ट से आते हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको डर नहीं रहेगा कि हाँ हमारे जात के लोग हमारे खिलाफ में भी हट जाएंगे, तब तो हम एकदम निरंकुश हो जाएंगे ना कि अरे इस जात के तो बहुतायत संख्या आई है, हमको तो आज भी जिताया है, कल भी जिताएगा। यही दिक्कत है अजय जी। एक जी बात और, शायद आप जो आप तुलना कर रहे थे पहले के कांग्रेस का, आज की सरकारों का, आज की पॉलिटिकल पार्टीज का, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं उसी तुलना में एक छोटा सा आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि पहले क्या होता था। जहां तक मेरी जानकारी है, पता नहीं क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, जो हमें उस समय, हम तो उस समय स्कूल कॉलेज में होते थे और जो सुनने में आता था या लोगों से बात होती थी या घर में चर्चा होती थी, उस आधार पे हम बात कर रहे हैं कि टिकट दिया जाता था आपके मेरिट पे या आपके कार्य पे, आपका कितना पहुंच है कंस्टिट्यूएंसीज में। आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं इस उम्र तक आते आते कि टिकट्स तो पैसे से दिए जाते हैं, आप कितना खर्च करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे टिकट लेने के लिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की बात आ गई है। आपको क्या कहना है इसमें? आप सही कहे, सही सुने थे। पहले कार्यकर्ताओं को ही टिकट दी जाती थी, प्रश्रय दिया जाता था कि कौन बड़ा कार्यकर्ता, पैसे नहीं देखते थे पार्टियां। आज ठीक उलट हो गया और ये पैसे का और गुंडों का प्रचलन जो है, ये कांग्रेस के जमाने से ही शुरू हुआ। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, पैसा और गुंडा वही व्यवस्था, मतलब उन्हीं के सब उनका देन है कि गुंडा राजनीति में आगे हुआ और पैसे का बोलबाला हुआ। गुंडा सब देखने लगा कि अरे ये नेता वोटिंग के दिन हमारा सहारा लेकर के चुनाव जीतता रहा है, तो हम क्यों नहीं हम खुद चुनाव लड़े। और अभी आप देखिए 90 के दिनों में, 1990 में जब जनता दल बिहार में विधानसभा हो रहा था, केवल जनता दल से 36 अपराधियों ने दरवाजा खटखटाया था कि हमको टिकट दिया जाए। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ते चली जाएगी।
जहां मुद्रा की बात, पैसे की बात है, तो अब तो पार्टियां जो है ना, मतलब टिकट बेच रही हैं। एग्जैक्टली, आपके वही मैं आपके जानना पास चाहता हाँ, आपके पास बहुत पैसा है, पार्टी आपको बुलाएगी कि अजय जी आप इतना करोड़ दे दीजिए, आपको फलाने जगह से उम्मीदवार बनना है तो हम आपको बना देंगे। उस क्षेत्र के चाहे अपना पूरा जिंदगी खपा क्यों नहीं दिया हो कार्यकर्ता, वो बेचारा मुंह देखते रह गया, अजय जी पटना से या दिल्ली से टिकट लेकर के चले गए, चुनाव लड़। तो ये पैसे की बोलबाला धीरे धीरे, अब तो क्या कह रहे हैं, पिछले इस पंचायत इलेक्शन नहीं, इसके पहले का इलेक्शन, मतलब आज से 8-9 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, एक मुखिया, मतलब हम तो पहले सुन करके दंग रह गए, 1 करोड़ 21 लाख रुपया खर्च किया मुखिया का चुनाव जीतने में। सोचिए। तो हम जहां बैठे थे, दो बड़े डॉक्टर पटना के चेंबर में, एक डॉक्टर का चेंबर था, वहां 2 डॉक्टर, बड़े डॉक्टर लोग बैठे हुए थे, वहीं एक पंडित जी भी बैठे थे, डॉक्टर साहब के पंडित जी। उन्होंने कहा कि साकेत जी आप 1 करोड़ 21 लाख पर ही रह गए कि मुखिया के चुनाव में। मेरे जिले में एक मुखिया ने 3 करोड़ रुपया खर्च किया चुनाव जीतने के लिए। अब सोच लीजिए कि मुखिया के लिए 3-3 करोड़ रुपया लोग खर्च कर रहे हैं, तो सांसद और विधायक बनने के लिए कितने खर्च कितना करते खर्च कर रहे रहेंगे। हैं। मैं यहाँ मुझे जो एक छोटी सी एक जगह मैं बैठा हुआ था, एक पुलिस अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी, तो ऐसी ही बात हो रही थी, हमारे मित्र हैं, मैं नाम वो अलग चीज है और अनऑफिशियल है, ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूँ कि उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि हमारी पोस्टिंग जब होती है ना तो हमें पैसे देने पड़ते हैं चॉइस पोस्टिंग के लिए। अब जब चॉइस पोस्टिंग के लिए हम पैसे दे रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है या हमारी मजबूरी होती है, कोशिश नहीं मजबूरी होती है कि उस पैसे की उगाही भी हो जाए, क्योंकि कल को फिर दूसरी पोस्टिंग होगी तो पैसे मांगे जाएंगे। उसी तरह की चीजें हमने, इस तरह की चीजें करप्शन को इसको तो हमने करप्शन मान लिया। पर राजनीति में भी जब एक मुखिया, जैसा आप बता रहे हैं, एक विधायक की बात करें, एक सांसद की बात करें, करोड़ों में खर्च करके एक टिकट लेता है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का या विधानसभा क्षेत्र का या अपने पंचायत का भला करेगा। उसकी तो कोशिश यही होगी ना कि जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उसका रिटर्न, ROI पे मेन वो खेलेगा ना। पैसे जो लगाए हैं वो कैसे वापस आए, देश का भला तो होगा नहीं। हमारी आप, पॉलिटिकल पार्टीज यही कर रही हैं आज की तारीख में क्या, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है ना, इसके व्यक्तिगत रूप से हमारा, जैसे आपने अधिकारी का नाम लिया ना, नाम नहीं लिया मैंने, अधिकारी के बारे में आपने बताया ना, तो मेरा भी यही मानना है कि अगर भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है तो वैसे ही अधिकारियों के चलते बढ़ा है। अरे कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री क्या कर लेगा भाई किसी अधिकारी का? अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, ईमानदार हैं, कोई चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी प्रधानमंत्री भी क्या कर लेंगे? नहीं नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा मेरा सवाल था कि ऊपर से नीचे बातें आ रही हैं ना, जब वही वही नेता हम ही बता रहे हैं। करप्ट है हमने और यही पॉलिटिकल पार्टी उसको पैसे लेकर टिकट दे रहा है, तो वो तो नीचे वो भी कमाने के लिए नीचे से ही पैसा उठाएगा ना। एकदम हमारा मानना है कि नेता तो बेचारा भुक्खड़, उसमें से कुछ लोग बन गए, भुक्खड़ थे, पैसे की कमी थी, किसी तरह बन गए, तो बन गए, तो चाहते हैं कि हम उगाही करें। लेकिन अगर ये अधिकारी वर्ग जो है, अगर ये ईमानदार हो जाए, मैं हमने कहा ना कि ये अगर ईमानदार हो जाए तो फिर कहीं से भी भ्रष्टाचार नहीं पनप पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मान लीजिए आप अपने प्रधान सचिव को आदेश देते हैं कि फलाना काम कर दो,
फलाना काम नियम विरुद्ध नहीं है, आप साफ साफ मना कर दीजिए कि यह काम नहीं हो सकता है, यह नियम विरुद्ध है। मंत्री जी क्या कर लेंगे या मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा उस अधिकारी को एक विभाग से दूसरे विभाग, या अगर प्रधान सचिव रैंक में नहीं है, छोटे रैंक में है, तो एक जिला से दूसरे जिला आप जाने को तैयार रहिए। अगर अधिकारी वर्ग नहीं समझेगा अपनी जिम्मेवारी, तो इस हिंदुस्तान से के राजनीति को और करप्ट होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को रोकने की जिम्मेवारी हम जैसा आज तक समझ पाए हैं कि अधिकारी वर्ग अगर चाह लेगा, कुछ वैसे गिने गिने ईमानदार अधिकारी हैं भी जो कि मंत्री और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते, आप क्या कर लीजिएगा, ट्रांसफर कीजिए। वो उस डिपार्टमेंट में फिर भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। जहां अधिकारी अपने कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, दो पैसा हम भी कमा लेंगे, 4 पैसा मंत्री जी को देंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। जिस जहां के अधिकारी इस लालच में रहेंगे कि मेरी ट्रांसफर नहीं हो जाए, 2 पैसा मेरे भी पॉकेट में रहे, तब वहां भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और देश यही स्थिति रही, मैंने दिनों दिन भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या मैंने सुरसा के मुंह की भांति बढ़ते जा रही। तो इसलिए हमको लगता है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना नामुमकिन है। राजनेता के जाते जाते एक छोटा सा सवाल, दो सवाल मेरे दिमाग में है जो मैं बस आपसे कम शब्दों में उस पे जवाब चाहूंगा। एक, गठबंधन की, महागठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, क्या इन्होंने कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया है फॉर द चीफ मिनिस्टर? नंबर 1। दूसरा, बिहार के सबसे बड़े नेता, चेहरा जिसको हम मान के चलते हैं, वो है लालू प्रसाद यादव। लालू जी की क्या स्थिति है आज की तारीख में इलेक्शंस को लेकर, और क्या उनके परिवार में जो उठापटक चल रहा था वो खत्म हो गया क्या, या वो भी इंपैक्ट डालेगा तेजस्वी के लिए? उठा पुठक तो चल रहा है, इसमें ये नहीं है, लेकिन तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में कोई जीत नहीं। कांग्रेस भले नहीं मान रही है, अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचिए कि जब सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के चुन के आएंगे, तो सबसे कम दल वाले विधायक कैसे मुख्यमंत्री बने? इसलिए भले घोषणा कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन मैं जानना चाहता अंततः हूं कि क्यों घोषित नहीं कर रही हैं दोनों गठबंधन? क्या उनको डर है? क्या डर है उनको? दोनों गठबंधन में देखिए, कांग्रेस को कोई डर नहीं है। अरे मानी हुई बात है, कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर, कांग्रेस हो या महागठबंधन, इन लोगों को पता नहीं क्या इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद भी नमुआ तो वही रहेगा ना, सबसे ज्यादा दल रहेंगे आरजेडी के विधायक, तो फिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज करें ये लोग या कल करें कोई, हमको नहीं लगता है कि इन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ के मेरे दिमाग से ऊपर की बात। जहां एनडीए की बात है तो सब लोग कह रहा है, अमित शाह को छोड़ के और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। 2 बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन लोगों के मुंह से आज तक नहीं सुनने को मिला। सही बात है। और यह बात मैं भी मानता हूं कि भले आरजेडी के, माफ करेंगे, जदयू के लोग कह रहे हैं कि 20 से 25 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद अभी इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, कि वोट बैंक नीतीश कुमार के हाथ में मतलब आधी आबादी जो है वो वोट इंटैक्ट है नीतीश कुमार के पक्ष, वो वोट गड़बड़ा नहीं जाए, इसलिए बीजेपी इस पर मौन है, बीजेपी के 2 बड़े नेता। तो हमको लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार तो नहीं ही बनेंगे,
अभी जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के दाएं बाएं रहने वाले डिप्टी सीएम तेज प्रताप यादव, माफ करेंगे, सम्राट चौधरी हैं, जिनको लोग मान के चल रहे हैं, बिहार की जनता भी कुछ मान के चल रही है, भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। पर मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री अगर एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला तो एनडीए का कोई नया चेहरा शायद जो कि आरएसएस बैकग्राउंड का होगा उसी को बनाएगी बीजेपी, क्योंकि बगैर आरएसएस से बाहर के लोगों को बना बना करके बीजेपी छक चुकी है, चाहे वो राज्यपाल रहे हों या उपराष्ट्रपति हों। इसलिए हमको लगता है कि आरएसएस के का कोई कैडर ही अगला चुनाव 14 नवंबर को जिस दिन काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद 22 नवंबर के बीच में जिस दिन सरकार बन जाए, कोई आरएसएस का व्यक्ति होगा, नया व्यक्ति होगा। ये जो चेहरे देख रहे हैं इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई बीजेपी का होगा। जी चलिए, जाते जाते एक छोटा सा, क्योंकि आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताए हैं, एक वन लाइनर में आपसे जानना चाहता हूं। चुनाव आप बिहार में हैं, पटना में हैं, बिहार के चुनाव को बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं, तरह तरह के पोल रिव्यूज आ रहे हैं, पोल ओपिनियंस आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहा है जो आता रहता है डिफरेंट चैनल्स पे, टेलीविजन पे, अखबारों में तरह तरह की बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है अभी अपर हैंड किसका है? दोनों गठबंधनों की बात हम करें तो अपर हैंड, जस्ट वन लाइनर, अपर हैंड किसका है जो आपको नजर आया? ये मतलब ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि समय अभी है, पर आज की तारीख तक आपको क्या लगता है कि किस गठबंधन का अपर हैंड है? देखिए, अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए आज के दिन में कहना मेरे लिए मुश्किल है कि अपर हैंड किसका है। सीट बंटवारा हो जाता फिर लगता। अब मान लीजिए मांझी जी विदके रहे, अभी हम कह दें कि एनडीए का पलड़ा हमको अभी भारी लग रहा है और मांझी जी कहीं अलग हो जाए, जिसकी संभावना नहीं है लेकिन कहीं अलग हो जाए, तब क्या होगा? उसी तरह महागठबंधन में ये वीआईपी पार्टी के जो हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। पिछली बार आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था टिकट बंटवारा का कि किसको कितना मिलेगा, वहां से उठ करके चले गए और जा करके फिर एनडीए के साथ हाथ मिला दिया। इनका जो डिमांड है उप मुख्यमंत्री और इतना सीट, अगर उसको पूरा नहीं किया महागठबंधन ने तब वो क्या करेंगे? अगर वो निकल गए तब फिर महागठबंधन का क्या होगा? इसलिए अभी कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि किसका अपर हैंड है। हाँ, ये जरूर है कि जन सुराज वाले प्रशांत किशोर हैं, वो दोनों लोगों का खेल बिगाड़ रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके साकेत जी, और हम बिहार से जुड़े हर सवाल और हर खबर पे नजर रखते हैं और रखते रहेंगे जब तक कि बिहार में बदलाव ना आए। बदलाव की बात, मैं राजनीतिक बदलाव की बात नहीं कर रहा, जब तक बिहार में बदलाव ना आए। और आपने बहुत ही खुलकर बताया कि बिहार में बदलाव की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि बिहार में जाति आधार पे ही चुनाव होती रही हैं और इस बार भी जातीय गोलबंदी सबसे आगे रहेगा, मुद्दों से अलग हटकर। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।